Friends, today we will talk and learn about Warren Hastings and his time period, what has happened in their time period. So जो पहला ये इनके समय ये आया था फिर रेगुलेटिंग आया था 1773 आया। इसमें होता क्या है कि जो इंडिया में स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इंडिया में होते हैं गवर्नर और उसके साथ उसकी काउंसिल होती है, ये इंडिया में है। और इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में होते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये होते हैं। और इंडिया में ये होता है और इंग्लैंड में वो रहता है। तो जो वहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इंग्लैंड में, उनका जो टर्म होता है वो 1 साल से 4 साल तक बढ़ा दिया जाता है। और हर साल एवरी ईयर 1/4 जो होंगे वो रिटायर होंगे। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि और वो रिटायर होने के बाद वो दोबारा इलेक्शन में नहीं लड़ सकते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। तो क्योंकि करप्शन काफ़ी कम हो, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा था कि जो यहाँ के कंपनी के जो वर्कर्स थे वो तो डे बाई डे बहुत ही उनकी सैलरी, वो उनकी जो इनकम थी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और जो कंपनी थी वो बैंक क्रप्टेक्सी के नियर आ गई थी। उनकी जो कंपनी थी वो डे बाई डे उसका रेवेन्यू नीचे गिर रहा था। और हमने देखा भी तो कि 1764 के वैरेन हास्टिंग जब सॉरी नॉट वैरेन हास्टिंग, एक्चुअली रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ से जाता है तो एक्चुअली वो इतना पैसा कमा लेता है कि वो वहाँ पे जाके इंग्लैंड में एक खुद के लिए एमपी की सीट तक खरीद लेता है वहाँ पे। तो होता क्या, एमपी की सीट खरीद लेता है, इतना पैसा उसके पास आ जाता है 1764 जब बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म होता है। तो इसी के लिए कि मतलब हर 2 महीने हर साल हर 2 साल पे जो बैंक जो ये होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से पैसा मांगने के लिए पहुंच जाती है। तो उसके बाद जो ब्रिटिश वहाँ के इंग्लैंड के थे, उन्होंने सोचा कि इस कंपनी को रेगुलेट हम करेंगे, क्योंकि ये इतना पैसे लेके जाती है और उसके बाद पैसे लेके इतनी पैसे ले जाती है फिर भी क्या हो रहा है, इतनी यहाँ के जो वर्कर्स तो हैं वो तो बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, कंपनी जो है उसका रेवेन्यू धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। तो इसके लिए ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और उसके बाद इसी के बाद अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरीज हैं इंडिया में, अब धीरे धीरे वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर आने लग जाएंगे। और साथ ही जो अब धीरे धीरे सेंट्रलाइज सिस्टम का स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में। और अब धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन का दबदबा इंडिया में होने लगेगा। तो ये था। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये हमारा कि सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल ये होती है। उसके जो तीसरा फिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशर एट फोर्ट विलियम 1774 वाज स्टेबलाइज। उसके बाद रोहिल्लास वार 1774 में होते हैं। अब रोहिल्ला वार जो था इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पे हमारा इंडिया होता है, तो यहाँ पे होता है रोहिल्ला, यहाँ पे होता है अवध का किंगडम, इधर होता है बंगाल वाला किंगडम था नीचे। इधर जो होता है ये हमारा, यहाँ से नीचे जो होते हैं मराठा होते हैं एक्चुअली। तो मराठास क्या करते हैं कि अटैक करने वाले होते हैं रोहिल्लास पे। अब रोहिल्लास पे वो लोग अटैक करने वाले होते हैं। तो रोहिल्लास जो है ये अवध से जाके हेल्प मांगता है। अब अवध से हेल्प मांगता है तो अवध बोला हाँ भाई मदद कर देंगे तुम पे, और मराठा सब पे अटैक नहीं करेंगे। बात बन जाती है दोनों में। बट होता क्या है कि जो मराठास होते हैं वो जो है अवध की आर्मी स्ट्रांग होती है, तो इसके लिए वो अटैक नहीं करती इस पे रोहिलखंड पे। अब मराठास अटैक नहीं कर रहे हैं, वो वापस नहीं है वहाँ से लड़ने। तो अब अवध बोलता है कि भाई मैंने बोला था पहले कि अटैक में तो तुम जो होगा हम अपनी आर्मी तुम्हारे पास भेजेंगे, तो उसके लिए तुम हमको पैसे दे देना। कुछ पैसे देने की बात हुई थी। बट जब रोहिल्लास बोलते हैं कि अटैक तो हुआ नहीं तो हम पैसे की किस बात का दें, आपकी आर्मी तो लड़ने ही नहीं आई, मराठास लड़ने ही नहीं आए। तो अवध भाई गुस्सा हो जाता है, बोलता है मेरे चक्कर में मराठास की आर्मी यहाँ पे नहीं आई। तो अब अवध को कहा जाता है कि अब अवध खुद इस पर अटैक करेगा। तो अब जब बात ये बन जाती है कि अवध जो है वो खुद अब जाके रोहिल्लास पे अटैक करेगा। अब अवध और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ट्रीटी हुई होती है कि ये दोनों मिलकर कि अवध जो होगा उसकी सहायता करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध की आर्मी मिलकर रोहिल्लास पर अटैक करती हैं और रोहिल्लास को मिला लेती हैं अवध में। अब ये प्रोविंस अवध बन जाता है। अब जब ये अवध बन जाता है तो फिर
अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फ़ायदा ये हुआ कि इसलिए ये लड़ने इसलिए गई क्योंकि अब ये इधर से मराठा बंगाल पे हमला नहीं कर सकते क्योंकि ये जंगल वाला इलाका है। अब मराठास अगर हमला करेंगे तो पहले वो अवध पे करें या रोहिलखंड पे करें, तो मतलब उसके बाद जाएंगे यहाँ पे मतलब हमला करने बंगाल पे। एक्चुअली होगा क्या कि तो ये जो है, ये जो दोनों इलाका है, ये अब बफर स्टेट की तरह काम करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि पहले यहाँ पे अटैक होगा फिर जाके बंगाल पर अटैक होगा। तो इनका जो बॉर्डर फ्रंट रहता है वो सिक्योर हो जाता है, क्योंकि रोहिलास भी इसमें मिल गए। अब इतना बड़ा बॉर्डर बन गया इनका, तो ये होता ये है। उसके बाद तो ये रोहिलास वार का कारण था। अब उसके बाद होता क्या है कि रोहिलास वार हो गया। फिर उसके बाद अब जो उसके बाद होता है 1781, अंडर विच द पावर ऑफ ज्यूरिडिक्शन बिटवीन द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट करता वॉज क्लियरली डिवाइडेड। इसमें जो होती पावर जो होती है गवर्नर जनरल काउंसिल की और सुप्रीम कोर्ट वो अच्छे से मेंशन कर दी जाती है, क्योंकि बार बार उन लोग के बीच में थोड़ा उन दोनों के बीच में बार बार इसके चक्कर में झड़प हो जाती थी। और उसके बाद 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। इसमें सर विलियम जोन्स जो होते हैं, सर विलियम जोन्स जो होते हैं, ये जो होते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापना होती है। और साथ ही इसी समय जो होती है वो चार्ल्स विल्किंस ये जो होते हैं गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हो गया। फिर हमारा आता है कि क्विट्स इंडिया 1784 का, ये जो क्विट्स इंडिया एक्ट था। और एक बात और होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसमें जो होते हैं एक चीफ जस्टिस होता है प्लस 3 अदर जजेस होते हैं। और पहला चीफ जस्टिस जो था वो इम्पे था पहला चीफ जस्टिस, ये हो गया। तो ठीक है, क्विट्स इंडिया 1784 में आता है, क्विट्स इंडिया 1784 में। और उसके बाद मुगल जो पेंशन होते थे शाह आलम की, उनकी स्टॉप कर जाती है, क्योंकि इनको 26 लाख रुपए पेंशन दी जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। होता क्या है कि इनको एक फोर्ट में वहाँ पे रख दिया जाता है, बट इनको जो महाराज सिंधिया थे मराठास के, महाराज सिंधिया वो इनको छुड़ा के ले जाते हैं और दिल्ली में दोबारा अपॉइंट कर देते हैं। तो दोबारा वहाँ से भगा के ले जाते हैं छुड़ा के, जिसके लिए इसके वास्ते इनकी जो पेंशन होती है वो बंद कर दी जाती है शाह आलम की। उसका जेम्स ऑगस्टस हिक्की बंगाल गज़ेट फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 17 जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मतलब इसमें जो सभी इम्पोर्टेंट है, पूरा टाइम पीरियड इनका इसका इम्पोर्टेंट है वेरिनास्टिक का, तो ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान ही सकते, सभी इम्पोर्टेंट तो इससे कुछ नहीं है। तो इसमें बंगाल गज़ेट जो पहला न्यूज़पेपर था 1780 में पब्लिश होता है। पहला जो फर्स्ट मराठा वार होता है 1775 से 82 के बीच में, और ट्रीटी ऑफ सिलवाई, ये भी आपको याद रखनी है। 1782 में ट्रीटी ऑफ सिलवाई होती है, और 1775 से 82 के बीच में फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होता है। और इसके अलावा फिर जो होता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होता है। 1780 से 1784 के बीच में हैदर अली होते हैं। उसके बाद इनके बेटे जो होते हैं टीपू सुल्तान, वो लड़ाई में हिस्सा लेते हैं। अब एक्चुअली होता क्या, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में और उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में मैसूर की बहुत ज़्यादा हार नहीं हुई होती है। मैसूर की जो होती है बहुत ज़्यादा हार नहीं हुई होती है, लगभग बराबर का मामला होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में, बट इन दोनों के बीच में मामला बराबर का रहता है। और इसके अलावा जो है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस होती है। तीसरे चौथे एंग्लो मैसूर वार में दिक्कत
जो होते हैं वो हारने लगते हैं मैसूर के, बिकॉज ऑफ मराठास भी साथ नहीं देते हैं इनका। निज़ाम भी उल्टा उसी का ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे देते हैं, मराठास भी साथ दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो तीसरे चौथे में तो इनके लड़कों मतलब कि पूरी हार हो जाती है मैसूर को। उसके बाद डिवाइड कर लेते हैं आपस में दोनों। उसके बाद कलकत्ता मदरसा फाउंडेड की जाती है 1781 में। ये फाउंड होती है मुस्लिम के लिए, कहाँ पे, कलकत्ता में होती है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ कलेक्टर का पोस्ट अपॉइंट किया जाता है, बिकॉज सारा काम एक ही पे भारी पड़ गया था, तो उसके बाद कलेक्टर की पोस्ट भी अपॉइंट की जाती है। उसके अलावा जो होता है ये द फर्स्ट गवर्नर जनरल जो वारेन हास्टिंग का होते हैं, उनका यहाँ से भाई इम्पीचमेंट हो जाता है। उनके खिलाफ़ जो इंग्लैंड पे बहुत कार्रवाई भी चलती है कि रोहिल्लास वार के कारण बहुत कार्रवाई चलती है। कई रीज़न थे। नंद कुमार को फांसी दे दी गई थी। नंद कुमार जो थे उनको फांसी दे दी गई थी। इसका भी एक मामला चलता है इनके ऊपर, वारेन हास्टिंग के ऊपर। उसके बाद ये तो मैंने बता दिया। गीता का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। उसके बाद ये एक मामला ये भी था, जो ये नीचे वाला उसके कारण भी उनके ऊपर कार्रवाई चलती है कि चैत सिंह महाराजा बनारस, इसका ही मामला इनके ऊपर, इसके कारण भी इनके ऊपर केस चलता है और रोहिल्लास पार्क पर चलता ही है। और नंद कुमार के कारण नंद कुमार को फांसी दी जाती है। बताया जाता है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जज था और वारेन हास्टिंग मिलकर उनको नंद कुमार को फांसी दिलवाते हैं। तो कई रीजन्स थे इनके कारण ये सब चलता है। बट बाद में जो होता है वो वारेन हास्टिंग होता है, कई सालों के बाद बरी हो जाता है, तो कुछ बाद में कुछ दिक्कत नहीं होती उसको। सो आई होप दैट ये जो था हमारा सेशन वारेन हास्टिंग के ऊपर, ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर कोई सजेशन आप लोग देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और कुछ गलती हो रही है तो आप उसको बता सकते हैं, जिस कारण मैं अगले वीडियोस में आप सबकी अपनी जो गलती है वो मैं इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।